नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आज के पॉडकास्ट में कुछ ऐसी बात होगी जो कि एक्सट्रीम मिस्टिकल है। और जैसा कि आप लोग मेरे को जानते हैं कि मैं तर्कवाद में हमेशा आप लोग के सामने एक इमेज है मेरी, वो है तर्कवाद की, कि यह आदमी तार्किक बातें करता है। और अगर हम तर्क को क्वेश्चन करें तो तर्क हमारा जो है, हमारी इंद्रियों से जो ज्ञान अंदर आ रहा है उसके बेस पे बनता है। जैसे कि कोपरनिकस के स्टूडेंट को एक बार मार दिया क्योंकि कह रहे थे कि सूर्य केंद्र पे नहीं है, हम लोग केंद्र पे हैं। तो तब तक जो सेंसेस के थ्रू इन्फॉर्मेशन अंदर आई थी, इंद्रियों के थ्रू जो इन्फॉर्मेशन अंदर आई थी, तब तक लोगों में ये था कि हम केंद्र पे हैं, तो मार दिया। अब जब ये नई इन्फॉर्मेशन आई, साबित हुई, तो लोगों ने ये विश्वास करना चालू कर दिया। तो तर्क जो है हमारा, वो तो उसकी जो अधिष्ठान है, उसका जो चेतन है, उसका जो जड़ है, वो तो ज्ञान है, इंद्रियों का ज्ञान इंद्रियों से जो ज्ञान आ रहा है। तो पहले तो हमें तर्क को तोड़ना होगा आप सभी के माइंड में, कि अगर हम तर्क को ही नहीं तोड़ते, हम यही कहते हैं कि हमें माइंड के बीच में दिखा कि दो विचारों के बीच में आकाश तत्व है, स्पेस है, तो आपने कहा हाँ हम ये मान सकते हैं क्योंकि आप भी अंदर देख सकते हो और ये थोड़ा ग्रॉस है। लेकिन जैसे आप सटल की तरफ आओगे तो सटल में क्या होता है कि वो मॉलिक्यूलर और एटॉमिक लेवल के नीचे चला गया। अब वो एटॉमिक लेवल के नीचे गया तो वहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें होने लगती हैं जो चीज़ें आप लॉजिकली समझ ही नहीं सकते, क्योंकि आप पदार्थ को समझ सकते हो लेकिन पदार्थ के नीचे कैसे समझोगे। तो अगर कोई भी व्यक्ति बहुत ही तार्किक है, एक्सट्रीम तार्किक है, तो वो ये भी देख लेगा कि तर्क की क्या औकात है, तर्क की क्या पोटेंशियल है। लेकिन कुछ लोग इतने ज़्यादा तार्किक नहीं होते हैं, वो सिर्फ सुनी सुनाई बातों पे विश्वास करते हैं, देखी दिखाई दृश्यों पे विश्वास करते हैं। जबकि जो भी आप देख रहे हो और जो भी आप सुन रहे हो वो तो बेस्ड है जो भी इंफॉर्मेशन अंदर गई है। तो पहले हमें तर्क से तर्क को ही काटना होगा, उसका हमें प्रश्न करना पड़ेगा। अगर हम उसको ही प्रश्न नहीं करेंगे तो तर्क तर्क से कटेगा कैसे, तो हम मिस्टिकल चीज़ों को कैसे समझेंगे, है ना। तो अब जो मैं बातें बताने जा रहा हूँ वो बातें हो सकता है आपको समझ में आए या ना आए, लेकिन कुछ मैं किस्से आपको बताऊंगा अपने जीवन के। उन किस्सों को आपके जीवन में भी वो किस्से हुए होंगे। एक बात की बात है, मैं इसको थोड़ा सा कहानियों से स्टार्ट करूंगा। सबसे पहली मेरी जो जीवन में अचीवमेंट थी, मैं उसके बारे में बात करता हूँ, उसके बाद हम बात करेंगे आगे की तरफ। 2008 में संगीत सीखने की रुचि जागी। शास्त्रीय संगीत की विद्या मैंने लेना, उसके लिए मैं उपलब्ध हो गया, उसका अभ्यास करने लगा मैं, और उसकी जो शिक्षा है वो ली और आगे बढ़ता गया। 2009 में मेरे अंदर 2 साल बाद सीखने के अंदर एक इच्छा प्रकट हुई कि मुझे कॉम्पिटिशन्स, प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेना चाहिए। अब जब मैंने हिस्सा लेना चालू किया तो मेरे पास हिस्सा लेने के लिए कोई अपॉर्चुनिटी ही नहीं थी, कोई अचीवमेंट ही नहीं थी। तो मुझे समझ ही नहीं आया कि मैं कैसे करूं इसको। तो अपने अंदर मैं रोज सोचता रहा कि मुझे प्रतियोगिता में हिस्सा लेना है, क्योंकि मुझे गायन में आगे बढ़ना था, और मैं कैसे करूं। It was very hard for me to do that, to get into any competition. It was very hard.
सो वॉट हैपेंड वॉज कि आई स्टार्टेड थिंकिंग ऑफ वेज कि हाउ शुड आई गेट इन टू दैट, हाउ शुड आई गेट द कॉम्पिटिशन, हाउ शुड आई गेट द कॉम्पिटिशन. सो मेरे माइंड ने बोला कि आप एक काम करिए, अखबारों में देखना चालू करिए. तो दिस वॉज द वेरी फर्स्ट थिंग विच केम इन माई माइंड. जो भी अखबार आता सुबह सुबह, उस अखबार में मैं रोज उस अखबार को जांचता. और एक दिन क्या हुआ कि रेडियो मिर्ची 98.3 एफएम का, सॉरी रोटरी क्लब कानपुर का कंपटीशन था. मैं वहाँ गया, उसका मैंने देखा और मैं वहाँ पे गया और फाइनली मैंने कंपटीशन दिया. ऑल्दो मैं हार गया, टॉप 35 में आ गया था, मैं हार गया. मैं फिर मैं ऐसे ही करता गया, कंपटीशन देता गया, रेडियो मिर्ची एंड ऑल दैट. तो एक दिन रेडियो मिर्ची का आया. मैं क्या करता था, एफएम सुनता रहता था पूरे दिन. उससे पहले मैं एफएम नहीं सुनता था मैं एफएम सुनता रहता था कि एफएम में कुछ आएगा. तो एक दिन क्या हुआ, एफएम में आ गया कि सिंगर्स के लिए हम एक कंपटीशन करवा रहे हैं. तो आई वेंट इनटू 98.3 एफएम कानपुर. उस समय काफ़ी मतलब रेडियो मिर्ची काफ़ी पॉपुलर था. बजाते रहो, दिस इज 90, सॉरी दिस इज रेड एफएम, सॉरी व्हाटएवर. तो मैं वहाँ पे गया, मैंने कंपटीशन दिया. आरजे चारू मौजूद थी, मैंने उनको देखा. मैंने फिर गरिमा को देखा. उस वक्त गरिमा 28 साल की थी. अभी तो गरिमा शायद 40 साल की होने वाली होंगी. बाप रे, क्या एजिंग होती है भाई साहब. 24, मतलब हाँ, एकदम से हिट कर दिया मेरे को. मतलब जो लड़की मेरा क्रश थी 28 साल की उम्र में, मैं उस वक्त कितने साल का था, 16 साल का. आज कितने साल हो चुके हैं, 14 साल हो गए, 15 साल हो गए भाई. 15 साल पहले मैं गया था. मतलब शी इज़ लाइक 853, 43 ईयर्स ओल्ड. ओ माई गॉड, कैन यू बिलीव दिस. उनके बच्चे भी हो गए होंगे बड़े बड़े. खैर, बाप रे बाप, टाइम ऐसा स्लिप होता है ना भाई साहब. मैं 31 ईयर्स का हो गया हूँ. आप विश्वास नहीं करेंगे, आई फील लाइक अ 17 ईयर ओल्ड. I still feel like 17 year old. I have this energy inside me and I don't know, I don't age. मेरा aging होती ही नहीं है internally. I think because of आत्मज्ञान. शायद इसकी वजह से मेरे अंदर इतनी बुरी तरीके से ये घुस चुका है कि मैं एज नहीं करता हूँ. और मैंने देख भी लिया इसको. और अब पहले जो हम लोग सोचते थे ना, हम लोग जब वी वर लाइक, अभी जो जेनजी है, हम लोग पहले उसी में थे. तो 1992, 1993 की जो पैदाइश है, 90s की जो पैदाइश है, उनको वो जेनजी थे. हम लोग जेनजी थे उस वक्त. तो हम लोग सोचते थे अरे ये तो 70s की पैदाइश है, 80s की पैदाइश है. एंड अभी हमारे साथ वैसे होने लगा है कि अच्छा आप 90s के हो, ओ मिलेनियल्स, ओ ठीक है, मतलब बड़े हो काफ़ी, आप काफ़ी एज हो गई आपकी. तो जबकि आई डोंट नो, मतलब मेरे को मैक्सिमम जो जितने भी सब्सक्राइबर्स मिले आज तक 16 से 22 की रेंज में. उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि वो मेरे को इसलिए सुनते हैं क्योंकि जो वो बातें सोच रहे हैं, जिस तरीके की बातें उनके माइंड में चलती हैं, या जिस तरीके की लाइफ उनकी है, उनको लगता है मैं भी वही जी रहा हूँ. और हम दोनों की ये सेम है एक तरीके से. मैं भी 16 साल का ही इंसान हूँ एक तरीके से देखा जाए तो. एनीवे, शी इज़ 43 ईयर्स राइट नाउ. दैट टाइम शी वाज आरजे गरिमा. अगर आप सर्च करेंगे तो आपको शायद उनकी फ़ोटो भेज दीजिए. बट आई एम सॉरी अगर बाद में कभी सुने वो तो. बट 45 में तो अब सबको अच्छा ही लगता है कि उनको अटेंशन मिल रही है. बट एनीवे, सॉरी फॉर द टॉन्ट. सो मैं गया और वहाँ पे आरजे चारू मौजूद थी, गरिमा मौजूद थी. पहली बार मैं गाना गाया और आई स्टिल रिमेंबर कि आरजे चारू मेरे को देख रही थी. उस वक्त मैं पतला दुबला सा था. हो सकता है, मुझे नहीं पता था कि मुझे क्यों देख रही है. बाद में मैंने सोचा कि हो सकता है शायद मैं अच्छा लग रहा हूँ इसलिए देख रही हूँ. बट हाँ, अपना मैं ख्याल बहुत अच्छे से शुरू से रखता था, अपने लुक्स का और ये सब. तो बाप रे, गोइंग इनटू दैट मेमोरी. पता है, आप लोगों से बात करते करते एकदम से
वो विजुअल्स आने लगते हैं और कुछ नया नया खुलने लगता है। कुछ भी नया बात करते सोचता हूँ ये बात करूँगा, कुछ नया आ जाता है बट एनीवे, सो ऐसा होता रहा। दिस वॉज द वेरी फर्स्ट मैनिफेस्टेशन विच वॉज हैपनिंग। लेट्स कम टू द पॉइंट। सबसे पहली मैनिफेस्टेशन यही हुई कि अखबार का दिमाग में आया, इसका दिमाग में आया, उसके बाद वो हो गया। जो मैंने सोचा वो हुआ। जल्दी इसलिए हो गया क्योंकि छोटी चीज सोची थी। लेकिन ये पॉइंट नहीं है। अभी मैं धीरे धीरे इसको मिस्टिसिज्म की तरफ लेके जाऊंगा। तो क्या हुआ कि 2011 आया। 2011 में मैंने अपना पहला यूट्यूब अकाउंट बनाया और 2016 में वो परिवर्तित हुआ सेम यूट्यूब अकाउंट। उसमें सब्सक्राइबर्स आने लगे 5-6 years later. So in 2011 I wanted to become a YouTuber. कि मेरे गाने जैसे ऐसे होता है, पर मैंने बहुत सारे गाने गाए भी, 250-300 व्यूज़ आए, 400 व्यूज़ आए, पर उससे आगे व्यूज़ आए नहीं। तो आई स्टिल रिमेंबर कि मेरे दिमाग में एक आया ऑप्शन कि मैं जितने भी म्यूज़िक प्रोडक्शन हाउसेस हैं इंडिया में, सबकी लिस्ट निकालूं और सबको ईमेल करूं। तो मैं रोज़ सुबह उठता था और कम से कम रोज़ 25 से 50 ईमेल्स भेजता था सारे जितने प्रोडक्शन हाउस थे, सबको भेजता गया। तो 1 महीने बाद एक प्रोडक्शन हाउस का कॉल आया मेरे पास। वो कहते हैं मैं लुधियाना से हूँ, आपका गाना मुझे अच्छा लगा। मैं अपने गाने भेजता था सबको। आई यूज्ड टू सेंड सॉन्ग्स। और 2012 और 13 में हिमेश रेशमिया की वेबसाइट थी, तो उनकी वेबसाइट पे भी अपने गाने भेजे मैंने। तो उस पर भी आज तक रिप्लाई नहीं आया। बट बहुत सारे सलमान खान प्रोडक्शंस में भी मैंने एक बार भेजा था, उन्होंने भी कहा था भेजिए। जिस 2013-12 की बात है। लुधियाना से कॉल आया, गाना गाया था काश एक दिन ऐसा भी आए, आपका गाना पसंद आया है, क्या आप आ सकते हैं? मैंने कहा हाँ बिल्कुल आ सकता हूँ। मम्मी से बात करी, एक अंकल थे, उनके साथ मैं लुधियाना निकल गया ट्रेन से। वहाँ जाके पहुँचा तो देखता हूँ कि एक आदमी बैठा हुआ है छोटे से रूम में, शटर खुला हुआ है। और वहाँ पे मैं बैठा तो कहते हैं आप कहाँ से आए? मैंने कहा कानपुर से। अरे कानपुर से आए हो आप? पागल वागल हो गए हो क्या? मुझे लगा आप तो लुधियाना से हो। कहते ठीक है बताएंगे। मतलब उन्होंने मेरे को कानपुर से बुला के, उनको पता भी नहीं था कि मैं कानपुर से आ रहा हूँ। मतलब सच बता रहा हूँ, मतलब ऐसी ऐसी लोग बातें करते थे ना, हवाबाजी। और मेरे को सच में आज तो नहीं, बट इसके पीछे कहानी है, मैं आपको बताऊंगा कि क्यों मेरे दिमाग में इतना गुस्सा आता है इन प्रोडक्शन हाउसेस के ऊपर, इन लोगों के ऊपर इतना क्यों, बॉलीवुड वालों के ऊपर इतना क्यों गुस्सा आता है मेरे को। कि ये जब बैठो ना, इनके साथ बैठो तो क्या बात करते हैं, हमारी ये मूवी बन रही है, हमारे ये गाने बन रहे हैं, हमारा ये होने वाला, हमारा वो होने वाला, हमें आगे सिंगर्स की जरूरत पड़ेगी, म्यूजिक की जरूरत पड़ेगी, ये होगा वो, हम तो ये, हम तो वो हैं, हम तो ये हैं, हम तो वो हैं, हमारा ये, हमारा वो, हमारा ये, हमारा वो। हर आदमी साला बैठो, हर आदमी साला ये बात कर, हवाबाजी। हम तो ये करने वाले हैं, हम तो यहाँ पे, हमारा इतना प्रोडक्शन हाउस है, इतना बजट है, ये वो। कुछ नहीं होता, आगे कुछ होता ही नहीं। पता चलता है डायरेक्टर इतनी बातें कर देता, प्रोड्यूसर हाथ ही खींच लेता, कहता हम काम ही नहीं करना। बहुत लोग हैं, मतलब मैं इतना भटका हूं ना इसमें, इतना भटका हूं कि लोगों ने ऐसी ऐसी किलकारियां मेरे सामने दी हैं, ऐसे ऐसे हवाबाजियां करी हैं कि वो लोग खुद कुछ नहीं है, लेकिन हवाबाजी ऐसी करेंगे साले कि उन लोगों को बस अंदर से, मेरे अंदर माँ बहन की गालियां आती थी बस, और कुछ नहीं आता था। बट एनीवे, लुधियाना पहुंचे, पोपट हुआ। एक दिन अंकल जी जो ले गए थे उनके घर में रुके, उनके दोस्त के घर में वापस आए, फिर पोपट हो गया। उसके बाद अपना दिन चलते गए, सारे ऐसे बीतते गए। तो 2013 में मैं मुंबई चला गया कि मुझे सिंगर बनना है, मैं जा रहा हूँ मुंबई। कुछ नहीं हुआ, क्योंकि 2008-9 से ही मेरे को ये था कि भाई मेरे को सिंगर बनना है, कुछ भी हो जाए मैं करूँगा, यही करना, यही है, जो भी करना यही करना है। 2013 में
मैं मुंबई चला गया, वहाँ पे 5.5 लाख, उसकी भी कहानी बड़ी खतरनाक है। पहले तो उसका ऑडिशन हुआ, मेरे को बुलाया गया। अच्छा, उसको बताने से पहले मैं जल्दी ये सब निपटाता हूँ, फिर मिस्टिसिज्म की तरफ आता हूँ। 2010 में मैं मेरठ आया, वहाँ पे मैंने 50 लाख रुपए दिए, वहाँ पे सीखा। वहाँ पे भी उन्होंने मेरे से वादे किए थे प्लेसमेंट देंगे, और प्लेसमेंट के नाम पे इन्होंने 1 लाख रुपए मेरे से ले लिए, और उसके बाद कुछ नहीं। ठंडन गोपाल, टाटा बाय बाय, गया पैसा, वापस आ गए। कोई प्लेसमेंट नहीं मिली, कुछ नहीं मिला। 2013 में मैंने सोचा मैं मेडिटेशन कर रहा हूँ। 2013 में मैं सोचा कि मैं मुंबई जाऊँगा सिंगर बनने गया। वहाँ पे देखा, वहाँ के लोगों को देखा, ऑडिशन में लगा, ऑडिशन की लाइनों में लगा। वहाँ भी मैं सोचता था कि चलो पहले एक्टर बन जाता हूँ, फिर सिंगर बन जाऊँगा। तो एक्टर बनने चला गया मैं। फिर वहाँ पे भी मैंने 5.5 लाख रुपए दिए एक इंस्टीट्यूट को, वहाँ पे पैसा डूबा पूरा, तो पैसे ख़त्म हो गए पूरे के पूरे। अब क्या हुआ, मेरे घर वाले जो है वो किसी से लेके उन्होंने पैसे वैसे दिए थे, तो ठीक है, कोई बात नहीं। वो पैसा मेरे पापा आज भी मेरे को सुनाते हैं कि पैसा डुबा दिया तुमने, बट ठीक है, अभी क्या ही कह सकते हैं, बट चलिए कोई नहीं। तो फिर 2014 में जब मैं सब पूरी तरीके से हार मान गया कि मुझे सिंगर, मतलब मैं नहीं बन पाऊंगा, सॉरी। मैं एक दिन मुंबई में बैठा हुआ था, 8वां महीना था मुंबई का, क्योंकि मैं 2 बार मुंबई गया था। एक बार मैं गया था पैसा दे के 5.5 लाख रुपए इंस्टीट्यूट में गया, वहाँ पे देखा तो कुछ पढ़ाया नहीं। एक आदमी आता था सिखाने, सिगरेट पीता रहता था, 4.5 लाख रुपए 5 लाख रुपए मेरे चले गए। वापस आया मैं, फिर मम्मी से बोला, पापा से बोला, मुझे अभी दोबारा मुंबई जाना है, कॉन्टैक्ट्स करवाओ। और ये कॉन्टैक्ट वाली जो चीज़ है ना दोस्तों, कभी इसके चक्कर में मत पड़ना। आप किसी भी फील्ड में हो, आप लोगों से क्या सुनोगे, अरे फलाना के बहुत कॉन्टैक्ट्स हैं, अरे फलाने के बहुत कॉन्टैक्ट्स हैं। जब मैंने फिजियोथेरेपी करी बाद में, तो बाद में अभी भी 2021-22 में भी मैंने 20 में भी सुना कि अरे वो लड़के के बहुत कॉन्टैक्ट, उनके उस डॉक्टर के बहुत कॉन्टैक्ट्स हैं, उसके पास बहुत पेशेंट आते हैं। कॉन्टैक्ट नेटवर्किंग, फकिंग बुलशिट, सॉरी फॉर दिस। वन ऑफ द मोस्ट idiotic thing of all time. If you are trapped into this, na, you are one of the most dumb ass creature in this planet. One of the most idiotic thing people have generated is contacts बनाओ। अरे पहली चीज तो यह कि आपके ऊपर कोई क्यों इन्वेस्ट करेगा? आप कोई अनोखे तो हो नहीं, कंपटीशन बहुत ज्यादा है। कॉन्टैक्ट कुछ नहीं होता, जीरो। तो कॉन्टैक्ट से मैंने कहा कि मुझे दोबारा, मैंने अपने मम्मी से बोला कि मुझे दोबारा मुंबई जाना है। तो ऑलरेडी मैं 5-6 लाख रुपए फूंक के आया था, फिर भी मेरे घर वालों ने बोला ठीक है जाओ, करो जो करना है। मैंने आपसे बताया ना, मेरी मदर जो है वो हमेशा से उन्होंने मेरी ड्रीम्स के लिए सपोर्ट किया, मुझे हमेशा ड्रीम्स के लिए। ऑल्दो वो कभी वो अटेंशन नहीं दे पाई एक बच्चे को जो चाहिए होती है, वो अपना व्यस्त रही, और आज भी हमारे बीच में वो डिस्टेंस है। अब मेरी मदर मेरे से काफ़ी क्लोज आना चाहती हैं, लेकिन पता नहीं क्या है मेरे अंदर कि मैं क्लोज नहीं आ पा रहा हूँ उनसे। बट ये सारी चीज़ें थी बिकॉज ऑफ आवर बिलीफ सिस्टम्स। मेरी और मेरी मदर के जो बिलीफ सिस्टम्स है ना, वो, मेरी मदर इज़ ऑल अबाउट, माई फादर एंड मदर इज़ ऑल अबाउट पैसा 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 पैसा। And I don't like that whenever you are talking about something, money comes in, पद प्रतिष्ठा सम्मान comes in, respect, reputation, fame, प्रसिद्धि, views, ये all these things comes in. I don't like this talk at all, so I avoid all these things. People just don't sit and talk without any purpose in my home. That is the problem. कोई बिना किसी उद्देश्य से बात ही नहीं होती है। कोई उद्देश्य होता है बात करने का हमेशा।
कुछ ना कुछ उद्देश्य रहेगा कि ये बात हो रही है तो ये बात हो रही है, तो कुछ ना कुछ हमेशा बात होती है कि वो मुझे कहीं ना शुरू से पसंद नहीं था। मेरे प्रिंसिपल्स, मेरे मोरल्स हमेशा से मेरे साथ रहे, प्रायर टू आत्मज्ञान ऑल्सो। जब मैं छोटा था 12 साल का, तो मुझे पता था क्या सही है क्या गलत है। मुझे पता होता था कि जो मेरी मदर मेरे साथ कर रही हैं वो सही नहीं है, उस वक्त भी पता होता था। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें मेरे साथ हुई हैं जो अभी मैं यहाँ प्राइवेट है बताना नहीं समझता ज़रूरी, बट उन्हीं सब कारणों की वजह से मेरे और उनके बीच में काफ़ी डिस्टेंस आ गया। और कहीं ना कहीं मेरे घर में जो शायद फादर मदर जो है मेरे, उन्होंने काफ़ी मुझे प्यार दिया, लेकिन फाइनेंशियली दिया। और वो एक कान नहीं थे सुनने वाले। एक बच्चा जो था ना, वो अकेला था, वो भटक रहा था, उसको कोई सुनने वाला नहीं था, उसको कोई समझने वाला नहीं था। कोई समझ नहीं, हाँ ये सही टर्म है। मेरे को शुरू से कोई समझने वाला नहीं मिला। मेरे को अभी 4 साल पहले, मेरे को 3 साल 4 साल पहले मेरी एक गर्लफ्रेंड मेरे को मिली है। वो मेरे को थोड़ा अच्छे से समझती है। उससे पहले तक तो कोई था ही नहीं। मतलब 28-29 साल तक मेरे को कोई मिला ही नहीं जो मेरे को समझे, सिर्फ कि मैं अंदर से कैसा हूँ। आज जैसा मेरे को मेरी गर्लफ्रेंड जानती है, वैसा कोई नहीं जानता। उसको पता है कि मैं अंदर से बहुत ज़्यादा सॉफ्ट इंसान हूँ, अंदर से बहुत ही ज़्यादा मैं, वो खुद बताती है कि उसको, क्योंकि वो मेरी मदर से भी बात करती है, वो मेरे से भी बात करती है, तो वो अब देख पा रही है कि क्या डिस्टेंसेस थे, क्या अंडरस्टैंडिंग इश्यूज थे, क्या प्रॉब्लम्स थी। तो उसी ने ये देख के डायग्नोज किया है कि तुम्हारी मदर तुमको समझती नहीं है, तुम्हारे दिल को नहीं समझती, आज भी नहीं समझती। उनको अपना करना है, और जो भी उन्होंने अपने जीवन में जो हासिल किया, जो भी करना था वो किया उन्होंने। और बहुत अच्छी चीज़ है। सब जितने भी मेरे, मतलब माई मदर इज़ ए डॉक्टर, और जितने भी पूरा ख़ानदान या आसपास के जो सर्कल है हमारे ख़ानदान का, वो बहुत प्राउड फील करता है मेरी मदर के लिए। बट कहीं ना कहीं मुझे कोई समझने वाला नहीं मिला कि कोई मेरे को समझे कि मैं क्या चाहता हूँ, मेरे अंदर क्या चल रहा है, मुझे क्या चाहिए। और मेरी मदर समझती थी कि हाँ इसको सिंगर बनना है, तो वो पैसे भी देती थी और वो बहुत हेल्प भी करती थी। लेकिन मेरी जो एक इंटरनल पर्सनैलिटी थी कि मेरे अंदर क्या चल रहा है, मेरे अंदर क्या दुख चल रहा है, क्या मैं कैसा सोचता हूँ, मेरे कितने दोस्त हैं, मेरे तो कॉलेजेस में मैं था, मेरे को मुंबई में था, मेरे पास कभी मेरी मदर का कॉल आता ही नहीं था। हार्डली मेरी हफ्ते में, महीने में एक बार बात होती थी। और बाकी जो स्टूडेंट्स हैं उनके साथ क्या था कि हमेशा बात होती थी, उनकी रोज़ बात होती थी। तो ये सारी चीज़ें मेरे साथ चल रही थी। साथ साथ साइकोलॉजिकल लेवल पे तो मैं इन सब चीज़ों से गुजर ही रहा था। साथ ही साथ मेरे अंदर बहुत ही रैपिड डिज़ायर था, बहुत ही हैवी डिज़ायर था कि मुझे सिंगर बनना है, मुझे अपने गाने, मेरी आवाज़ को बाहर निकालना है, मुझे लोग चाहिए। आई वॉन्ट पीपल, आई वॉन्ट समबडी टू हैव टू लिसन माई वॉइस। एंड दिस वॉज द मोस्ट excruciating pain I was feeling at that time, that I want to have this thing, I want to have somebody to listen to my voice, and I want to become a singer. That was the thing. It was very clear from very early at my age. I was 15 when I was in 2007. I was 15 years old. From that very age, it was very clear that I want to become a singer. And 2013 में मुंबई दोबारा गया, और वहाँ पे भी कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस हुए जो कि मैं कभी बैठूंगा आपको तो बताऊंगा कभी डिटेल में, तो आपको ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। बट अच्छे एक्सपीरियंसेस नहीं थे, और वहाँ पे फिर से मैंने जाके 50,000 रुपये किसी को दिए, और फिर उस आदमी ने मेरे को धोखा दिया। मतलब अपने डिज़ायर्स के लिए मैं अब तक 7.5 या 8 लाख रुपए घर वालों के खर्च कर चुका था, और मेरे जो डिज़ायर्स थे पूरे नहीं हो रहे थे। मैं बस क्या कर रहा था, मैं अटेम्प्ट्स ले रहा था कि कहीं से कुछ हो जाए, कहीं से कुछ हो जाए। और एक कॉलेज वाले थे, 2013 की बात है, जहाँ मैंने 4-5 लाख रुपए दिया था। वहाँ पे पहले मुझे दिल्ली बुलाया, यहाँ पे बैठाया मेरी और मेरी मदर को, मुझे और मेरी मदर को, और पता नहीं क्या कौन सी सेल्स प्रेजेंटेशन करी उसने, साले ने।
उसने कहा कि आपका लड़का 16,000 रुपये महीना पर डे कमाएगा, 16,000 रुपये पर डे। मैं भी खुश, मेरी मदर भी खुश। मेरी मदर ना थोड़ी सी इमोशनल है, थोड़ी सी हमेशा भोली रही है। पापा मेरे कह रहे थे शुरू से कि ये सब चक्करों मत पड़ो, पूरा पैसा चला जाएगा। पापा शुरू से मेरे लॉजिकल है, वो शुरू से कहते हैं कि भैया ये सब चक्करों मत पड़ो, क्यों उसका पैसा करवा रही हो, क्यों बर्बाद है। कि मेरी मम्मी मेरे पापा से लड़ती थी कि नहीं 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 करने दो उसको, सिंगर बनेगा, उसको करना है, सिंगर बनना है। इतना कुछ सपोर्ट था, सब कुछ था मेरे घर से, क्योंकि मेरे ख़ानदान में ना थोड़ा सा, मेरे मामा भी तबला बजाते हैं और मेरे नाना जो है वो बचपन से ही गाना गा रहे हैं, तबले बजा रहे हैं और हारमोनियम बजाते हैं और गीत लिखते हैं, भोजपुरी भजन लिखते हैं। तो ये मेरे नाना की फितरत रही है, एक शुरू से प्रैक्टिस रही है, उसी से मेरे को डिसेंड हुआ। और बट फिर क्या हुआ कि 2014 में मैं हार गया और मैंने घर पे कॉल किया अपनी मदर को। मेरी मदर कह रही थी बेटा ये पढ़ाई कर लो, अब तुम्हारा हो गया, जो करना है तुम्हें होना हो गया तुम्हारा। तो फिर मैंने वापस कहा कि नहीं, अब मैं इस फील्ड को छोड़ रहा हूँ, अब मैं नहीं कर पाऊँगा भाई, अब मैं नहीं कर पाऊँगा। एंड इन 2014 आई वॉज थिंकिंग कि अगर मेरा बच्चा कल को पैदा होता है, सोचो अब देखो मेरी साइकोलॉजी उस वक्त कैसी थी कि अगर मेरा बच्चा पैदा होता है तो वो क्या सोचेगा। अगर वो साइकिल दिलाने को बोलेगा, मैं साइकिल भी नहीं दिला पाऊंगा उसको। ये मैं कहाँ जा रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, पिछले 6 साल से मैं क्या कर रहा हूँ। बिकॉज इट वॉज 2014 और मैं स्ट्रगल कर रहा था 2008 से, और चालू किया था मैंने 2007 में सीखना। मैं कहाँ कहाँ गया हूँ, मैं मेरठ गया, मैं मुंबई आया, फिर एक बार मुंबई आया, फिर मुंबई गया। 2014 में मैंने अपने हथियार डाल दिए और उसके बाद क्या हुआ कि मैंने सब कुछ छोड़ के कॉलेज चला गया पढ़ाई करने। अब जब मैं कॉलेज में एंटर हुआ तो ऑब्वियसली मैं कर्नाटका में, मणिपाल में था, वन ऑफ द ब्यूटीफुल स्टेट, बेस्ट स्टेट ऑफ कंट्री आई गेस। तो उसका आपको मैंने एक बार बताया भी था। मैं उतरा और पूरा फ्लाइट वाइट अंधेरा हो रखा था दिन में और पूरा डार्क हो रखा था, हवा चल रही थी बहुत तेज़ी से। पहली बार जीवन में ऐसा देखा कि वर्षा ऐसी होती है, नेचर इतना अच्छा होता है। क्योंकि मैं तो भाई इंडस्ट्रियल एरिया से हूँ, कानपुर से हूँ, मुझे क्या पता। पहली ज़िंदगी में पहली बार मुंबई भी गया था तो वहाँ पे बारिश विटनेस करी थी, पर मुंबई में सब कंक्रीट के जंगल है। लेकिन जो मेन मेरा पहली बार जो नेचर के साथ मेरा जो वो जो टच था ना, कहते हैं ना पहला टच नेचर के साथ, पहला प्यार, पहला जो फेस किया, मुझे आज भी याद है। 2014 19 जुलाई आई लैंडेड इन मैंगलोर, उतरा और देखा, अरे बाप रे बाप, क्या डार्कनेस, मतलब क्या मॉनसून बनता है वहाँ पे भाई साहब, बेस्ट, ज़बरदस्त। 2014 गया, फर्स्ट ईयर बीता, सेकेंड ईयर बीता, थर्ड ईयर में मेरे को ईयर डैमेज हो गया क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा हेडफोन सुनता था। तो 4% ईयर डैमेज हो गया। मैं गया ENT को दिखाने, तो बोलते हैं आपका 4% ईयर डैमेज है लेफ्ट साइड। वो पता है क्यों होता था? मैं रोज़ सुबह से लेकर शाम तक सिर्फ और सिर्फ गाने सुनता था। अंदर मेरे अंदर कुछ खा रहा था, मेरे को अंदर ही अंदर कुछ दबा पड़ा था कि मेरा नहीं हो पाया, मेरा नहीं हो पाया, मेरा नहीं हो पाया, मेरा नहीं हो पाया। दबा पड़ा, अंदर से दबा पड़ा, बहुत बुरी तरीके से दबा पड़ा था। और मैं रोज सोचता था काश कुछ हो जाता, काश कुछ हो जाता। तो मैं रोज गाने ही सुनता रहता था। मैं रियाज कर नहीं पाता था बिकॉज गाना वहाँ पे हॉस्टल में कौन गाएगा, हॉस्टल में गाना ही बंद हो गया मेरा। बहुत रेयरेस्ट ऑफ रेयर हारमोनियम में लेके गया था, मेरे पास फ़ोटोज़ भी हैं, कभी मैं भेजूंगा आपको, दिखाऊंगा यूट्यूब पे कभी। तो एक बार मैं तौलिया लेके बैठा हुआ हूँ हारमोनियम तौलिया वौलिया मेरे लगा हुआ है, भास्कर मेरा रूममेट था, तौलिया ओढ़ के पूरा बिहारियों की तरह मैंने बिहारी स्टाइल में फर्स्ट क्लास में हारमोनियम बजा रहा हूँ बैठ के। वो भी हारमोनियम मैंने 10,000 रुपये का लिया था
और वो हारमोनियम 4-5 साल बाद मैंने अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने के लिए बेच दिया। उसकी कहानी अलग है, बात बताऊँ। कहानियों भंडार है भैया मेरे पास। तो बंगाल का हारमोनियम था भैया, वो वन ऑफ द बेस्ट हारमोनियम। वहाँ से मैं आया, ये हुआ। और कॉलेजेस में गाना वाना सुन नहीं पाते थे, तो डैमेज हो गया ईयर डैमेज। तो पता चला कि मैं बहुत ज़्यादा गाना सुन रहा हूँ, वो भी लाउड वॉल्यूम में। दिस हैपेंड टिल सेकेंड ईयर थर्ड ईयर। तो मैंने इसको भी सुनना कम किया। मेरे पास, मुझे आज भी याद है, ब्लू कलर के हेडफोन्स थे। गाना निकल नहीं पा रहा था, अंदर से भरा पड़ा था कुछ। इन 2016 August, Sound of Silence happened. Now comes the great turn of my life. और ये बाहर की सक्सेस नहीं थी, ये अंदर की सक्सेस थी। मैंने आपसे बताया ना, देयर आर टू काइंड्स ऑफ प्रॉब्लम। 90% पीपल आर फेसिंग साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स and 10% people are facing survival problems, which is money at the level of survival, not at the level of want, at the level of survival. This happened in 2016. Sound of Silence happened, started meditating on that. 4-5 दिन हुए, हॉस्टल के अंदर ही बैठ के करता था। मुझे आज भी याद है, सुबह 8 बजे उठता था मैं, 7 बजे। 8 से लेकर 1 बजे तक मैं क्लिनिक करता था। 2 बजे से लेकर 5 बजे तक हमारे थ्योरी क्लासेस होती थी। 5 बजे मैं आता था, हाथ पैर मुंह धुलता था, बैठ जाता मेडिटेशन करने। मैं पूरे दिन इंतज़ार करता था कि भैया कब मैं मेडिटेशन करूँगा जाके शाम को, क्योंकि कुछ ऐसा हो गया था 1 हफ्ते में कि कुछ मुझे अच्छा लगने लगा था। तो मैं दूसरे हफ्ते काफ़ी एक्साइटेड हो गया कि भाई अपना मुंह धुला, फेस वॉश किया ग्रीन वाला, वो अपना कौन सा फेस वॉश होता है वो हरा वाला, वो किया, अपना बैठ गए। करते गए करते गए करते गए करते गए। तीसरा हफ्ता लगा, चौथा हफ्ता लगा, सितंबर बीता, अक्टूबर आया। 6 अक्टूबर, ये डेट याद रखना। अभी आते हैं हम लोग 25 सितंबर को। 25 सितंबर 2016 मैं हॉस्टल के बाहर खड़ा हुआ था बाहर, और मैं एक पेड़ को देख रहा था, और मेरे माइंड में बहुत ज़बरदस्त थॉट्स चल रहे थे, डक 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 डक। और इस लेवल पे थॉट्स कभी नहीं चलते थे, हवाबाजी चल रही थी माइंड में, डक 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 डक। और बड़े ही ज़्यादा प्रेम उठे संदीप माहेश्वरी के लिए, अंदर से उठे प्रेम, इतना प्यार उठे, इतना प्यार उठे, इसकी कोई सीमा नहीं। मन करे कि अगर संदीप माहेश्वरी सामने आ जाए, मैं चरणों पे गिर के चूम लूं, पैर धुल के पी लूं। इस लेवल पे दीवानगी तो नहीं कह सकते, प्यार आ रहा था संदीप के ऊपर। तो मैंने कहा, संदीप ने कहा एक बात कि मैं क्या कर सकता हूं इस आदमी के लिए। तो संदीप ने कहा कि अगर कभी भी मेरे को थैंक यू मत बोलना, किसी बड़े इंसान की हेल्प कर देना, किसी गरीब इंसान की हेल्प कर देना, या नहीं, इफ़ यू हैव मोर देन व्हाट यू नीड, सिंपली शेयर इट विद दोज हु नीड इट द मोस्ट। इसका मैं आपको प्रमाण भी देता हूँ। एक मेरा वीडियो है लेवल्स ऑफ सिंगिंग करके, या फिर कोई एक वीडियो है, मैं कभी भेजूंगा आपको, मैं देख लूँगा, मैं नीचे व्हाट्सएप चैनल पे डाल दूंगा वो लिंक। वो लिंक का जाके पब्लिश डेट देखना आप, वो अक्टूबर 2016 का है या 17 का होगा इनिशियली। और उसके शुरू में पता है क्या लिख के आता था? इफ़ यू हैव मोर देन व्हाट यू नीड, सिंपली शेयर इट विद दोज हु नीड इट द मोस्ट। ये लिख के आता था 2016 में। मुझे पता है आज भी एक ही वीडियो थी, उसी एक वीडियो में मैंने लिखा था, कौन सी वीडियो मुझे याद नहीं आ रहा। वो वीडियो का जो निवारण हुआ, जो उत्पादन हुआ है, वो एक दिन पहले मैं हॉस्टल के सामने खड़ा हुआ था, पेड़ था, हवा चल रही थी, अंधेरा हो गया था रात में, मैं एक शेड के नीचे खड़ा था, पीछे मेरे हॉस्टल की हल्की लाइट जल रही थी, और सामने बैरिकेडिंग लगी हुई थी, जो नहीं होते तार होते हैं, गांठें लगी होती है लोहे वाले,
और मेरे दिमाग में थॉट्स आए जा रहे कि मुझे कुछ तो करना है इस आदमी के लिए, और मैंने कहा कि चलो ठीक है, अब मैं कुछ जिंदगी में कर तो नहीं पाया, लेकिन मैं अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर करूंगा। और 2016 में पहली बार मैंने उस वीडियो का उत्पादन किया। वो जो पहली वीडियो, उसका नाम था हाउ टू सिंग तेरे संग यारा बाय पार्थ सिंह, क्योंकि उसमें गाना था तेरे संग यारा, तो मैंने वो उसका चालू किया उसको। और अगर आप उसको टाइप करेंगे हाउ टू सिंग तेरे संग यारा, तो मैंने एक शर्ट पहन रखी है बड़ी, मैं दुबला पतला हूँ, और वो जो हॉस्टल का रूम है वो उसी बेड पे बैठा हुआ हूँ, और पीछे दीवार है। जैसे तैसे मैंने एडिटिंग सीखी, मैंने सोचा मैं कैसे शूट करूँगा, सब कुछ हुआ। और देखते ही देखते विद इन 3 months आई गेन्ड अराउंड आई थिंक 5,000 सब्सक्राइबर्स मे बी। This was the first pattern of manifestation which I had overseen. मैंने देखा ही नहीं इस पैटर्न को। Here comes the point of the entire story. This was the very first manifestation I did. Now you will be telling, okay, वो आपके माइंड में आया ये वो दुनियादारी। आप सोचिए, मैंने 2011 में यूट्यूब चालू किया था, 2016 में यूट्यूब जनरेट हुआ और मैनिफेस्ट हुआ, जस्ट 3 months 2 months आफ्टर मेडिटेशन। और मेरे माइंड में कुछ नहीं था, मुझे सिर्फ शेयर करना था, और कुछ नहीं करना था। और वो 1 से 1000 हुए, 2000 हुए, 3000, 4000, 5000 हुए। तो आप सभी लोग तर्कवाद हो, सभी लोग लॉजिकल हो, मैंने भी अवॉइड कर दिया। मैंने कहा ऐसा कुछ नहीं, मेडिटेशन की वजह से कुछ नहीं हुआ, बैक साला, कोई बात नहीं। 2 things had happened in Karnataka Manipal. Number 1, the ultimate solution of the biggest suffering of human being happened to me, which was आत्मज्ञान। ये पहला मैनिफेस्टेशन था जो हुआ, जो मैंने खुद किया अपने लिए। दूसरा मैनिफेस्टेशन हुआ मेरे अंदर जो भरा पड़ा था, जिसकी वजह से मेरा ईयर डैमेज हो गया था 4%। आज तो रिपेयर हो गया वो, अभी मेरा कान सही हो गया अपने आप, पता नहीं कैसे, आई डोंट नो। बोल रहे थे इरिवर्सिबल है, सही हो गया। आज भी मेरी ईयर, मतलब भगवान की दया से मेरी कान अच्छे हैं। और दिस वॉज द सेकेंड मैनिफेस्टेशन विच हैपेंड। द थर्ड वेरी बेस्ट मैनिफेस्टेशन जो अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जिसके आपके होश उड़ जाएंगे। 2019, द पुणे गर्लफ्रेंड। इस इंसिडेंट का नाम ही है द पुणे गर्लफ्रेंड। मेरे पास ईमेल, मेरे अंदर बहुत बुरी तरीके से एक, इसको बताने से पहले मैं कुछ और बताऊंगा आपको, रुकिए। 2016 में वापस आते हैं। मेडिटेशन हैपेंड, एवरीथिंग वाज गोइंग स्मूथली, यूट्यूब हैड स्टार्टेड रनिंग, आई स्टार्टेड अर्निंग समथिंग, आई स्टार्टेड गेटिंग द स्टूडेंट्स, क्लासेस होने लगी। मेरे पास बहुत पैसे होते थे, 15-20 हज़ार रुपये मेरे पास आते थे उस वक्त कॉलेज में ही। एवरीथिंग वाज फाइन जस्ट बिकॉज ऑफ दिस साउंड। अब ये साउंड करता क्या है? ये साउंड नहीं करता है, ये एक्चुअली में मेडिटेशन करता है। कोई मेडिटेशन, कोई भी एनी काइंड ऑफ मेडिटेशन, बट इनर साउंड तो ज़्यादा अच्छा है, मुझे ऐसा लगता है। व्हाट हैपेंड इज कि जो अंदर से पॉटी भरी हुई है वो निकालना है बाहर। समझो, कॉन्सेप्ट समझो पहले। ये प्राण का बेसिक नियम है कि जब शरीर में प्राण बढ़ेंगे, जो कि मेडिटेशन से बढ़ते हैं, एनर्जी बढ़ेगी जो कि मेडिटेशन से बढ़ती है, तो उपलब्ध प्रारब्ध कर्मा जो है, यानी जो प्रारब्ध है, यानी जो वासनाएं हैं, उसको निकालना बहुत ही अति आवश्यक हो जाता है। किसके लिए? प्राण के लिए। क्योंकि अगर वो नहीं निकलेगा तो सिस्टम खाली नहीं होगा। सिस्टम खाली नहीं होगा तो दिक्कतें होंगी। क्योंकि मेडिटेशन का जो अल्टीमेट गोल है वो महासमाधि है।
महासमाधि मतलब क्या होता है, अगर आप किसी भी मेडिटेशन को बहुत ज़्यादा करते रहते हो, गड़ 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 करते जा रहे हो, तो एक पॉइंट आएगा कि आप इच्छा मृत्यु की तरफ चले जाओगे। इच्छा मृत्यु एक ऐसी मृत्यु है कि आप मेडिटेशन कर रहे हो, एकदम से आप मर गए, शरीर छोड़ दिया आपने, मर गए। शरीर छोड़ दिया का मतलब यह होता है कि शरीर में इतनी ज्यादा आपने ऊर्जा प्रकट कर दी कि शरीर झेल ही नहीं पाया, शरीर टूट गया। शरीर टूटेगा, विवेकानंद ने भी यही किया था, 32-35 की उम्र मर गए, महासमाधि ले ली। बहुत सारे और भी लोगों ने लिया है, बुद्ध ने भी यही शायद किया था, मर गए, खत्म हो गए। शरीर झेल नहीं पाता। तो शरीर में बेसिक कॉन्सेप्ट यह है मेडिटेशन का कि जो बचा कुची जो भी मेमोरी है, वो मेमोरी फटाफट बाहर निकालो। तो सबसे पहली जो मेमोरी, सबसे पहली जो वासना है वो निकलती है, वो ये है तुम्हारी। 2017 में जो मेरी कॉलेज की गर्लफ्रेंड है वो मेरे पास आ गई। जिंदगी में पहली बार उसने मेरे से कहा कि तुम्हारी बर्थ डेट क्या है, मेरी बर्थ डेट क्या है। तो हम दोनों की सेम बर्थ डेट थी, और ये फर्स्ट ईयर में ही हुआ था, लेकिन हम लोग सोचते थे कैसे हो गया ये, तो हम लोग सोचते थे एक दूसरे के लिए हम बने हुए हैं। थर्ड ईयर में वो लड़की किसी और को छोड़ के मेरे पास आ गई। ये पहला मेरे साथ हुआ। दूसरा मैनिफेस्टेशन 2019 में पुणे गर्लफ्रेंड, वो मेरे साथ आई, उसके साथ अफेयर चला, और उसकी भी कहानी कुछ ऐसी है कि मैं रोज़ रात में सोता था और मैं सोचता था उसके बारे में कि मुझे ऐसी गर्लफ्रेंड चाहिए, मुझे ऐसी गर्लफ्रेंड चाहिए, मुझे ऐसी गर्लफ्रेंड। जैसा वैसे मैंने सोचा था एग्जैक्टली वैसी मिली, वो एग्जैक्टली वैसे ही थी, सेम वैसे ही, सेम, मतलब जिस तरीके को बर्ताव करती थी मेरे साथ एग्जैक्टली वैसे ही था। उसके बाद वो हुआ, वो गई, खत्म हो गया। 2020 में मैंने पूरी तरीके से घुटने टेक दिए थे कि मैं अब बिल्कुल भी अब लड़कियों के चक्कर में नहीं पड़ूंगा। मुझे लगता है कि अब मुझे वो लड़की मिल ही नहीं सकती जो मुझे चाहिए थी, जो कि मेरी सर्च चालू थी 15 साल की उम्र से। 2020 में मेरी गर्लफ्रेंड जो है, अभी जो करंट गर्लफ्रेंड है, उससे मेरी मुलाकात हो गई कॉलेज में, और उसके बाद हमारी जो है बातचीत हुई। 1 साल बाद हमने ये फैसला लिया कि हम शायद एक दूसरे के बहुत ज़्यादा क्लोज आ चुके हैं, तो अब इसको एक रिलेशनशिप में कन्वर्ट करना चाहिए। 1 साल, ना कि 2 महीने 3, ये मेरा पहला ऐसा रिलेशनशिप था जिसमें 1 साल लगे थे। तो 1 साल तक हमारी दोस्ती चली। एक दोस्ती के बाद हमने इसको कन्वर्ट कर दिया 2021 में। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये लड़की मेरे जीवन में तब आई जब मेरे जीवन में मैंने हार घुटने टेक दिए थे। ये सारा का सारा जो पॉइंट है मैं आपको बताना चाहता हूं। 2020 में एक और जर्नी साथ में चल रही थी, एक तो गर्लफ्रेंड वाली चली रही थी, एक और चल रही थी डिजिटल मार्केटिंग सीखने की। क्योंकि 19 तक आते आते मेरे अंदर इतना ज़्यादा मैच्योरिटी आ गई थी कि मुझे समझ में आ चुका था कि पैसा ही सब कुछ होता है, प्रसिद्धि नहीं कुछ होती। और गाने को बाहर निकालना, लोगों को फैंस क्रिएट करना, लोगों को सुनाना, ये सब मेरे लिए एक नॉर्मल चीज़ हो चुकी थी, क्योंकि मैं बहुत बार कर चुका था यूट्यूब में, सब अपने गाने डाल चुका था, सब कुछ कर चुका था। आई वॉज एब्सोल्युटली बोर्ड आफ्टर डूइंग ऑलमोस्ट 100 सॉन्ग्स ऑन यूट्यूब। 100 सॉन्ग्स ऑन यूट्यूब। आई वॉज एब्सोल्युटली इन टच विथ रियलिटी, बिकॉज दिल्ली में आके रहता था मैं, वहाँ पे रेंट देता था। मेरे घर वालों ने मेरा हाथ खींच लिया था कि भाई हम नहीं दे पाएंगे पैसे वैसे, आप दिल्ली में अकेले रहिए। फटाफट बता रहा हूँ, आप दिल्ली में अकेले रहिए। खटकाट हाथ खींचा उन्होंने, पैसे की कमी हो गई, समझ में आया पैसे की क्या वैल्यू है। डिजिटल मार्केटिंग कैंपेन के बारे में संदीप महेश्वरी का वीडियो आया, 10 वीडियो सीरीज थी, उसमें से 3rd नंबर पर उन्होंने बताया था कि डिजिटल मार्केटिंग आप सीख सकते हो, और डिजिटल मार्केटिंग सीख के आप किसी भी बिजनेस को ग्रो कर सकते हो। 2020 में पहली सक्सेस मिली, उस सक्सेस से बाइक वाइक खरीदी, सब कुछ किया डिजिटल मार्केटिंग से ही। उसके बाद बढ़िया अपना रहता था फ्लैट में, बढ़िया, वो एक अलग कहानी बाद बताऊंगा। 2021 में जो लड़की मेरे लिए राइट थी वो लड़की मेरे को मिली, ना कि जो लड़की मुझे चाहिए थी। जो लड़की मुझे राइट थी, चाहिए कि जो वासना है वो खत्म हो चुकी थी पुणे गर्लफ्रेंड के बाद। क्योंकि जो पुणे वाली मेरी गर्लफ्रेंड थी उसके अंदर सब कुछ था, एवरीथिंग वॉज देयर इनसाइड हर, बट लॉयल्टी नहीं थी। और मुझे हमेशा से ही लॉयल्टी चाहिए थी।
कि भाई मेरे साथ कोई रहे, एक आदमी के साथ रहूँ, उससे शादी करूँ, उससे बच्चे पैदा करूँ। 2021 में वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया जब मेरे साथ, ये मेरी जो करंट गर्लफ्रेंड है वो मेरे साथ आई और उसने मेरे को इतना प्यार दिया जितना आज तक किसी ने नहीं दिया था, लेकिन तब जब ज़रूरत नहीं थी। लेकिन मुझे अंदर ही अंदर थोड़ी बहुत ज़रूरत थी, ऐसा नहीं था कि ढूंढ रहा था, ऐसा नहीं। लेकिन ये था कि मैं अब खड़ा हो गया था अपने बल पे। उस वक्त मुझे ऐसा था कि अगर मैं कोई भी नहीं आता तो मैं अपनी पूरी ज़िंदगी ऐसे भी गुजार सकता था। अब मैं आपको कुछ ऐसा बताने जा रहा हूँ, ये सब कुछ जानने के बाद। ये सारे किस्से आपने सुने, इन किस्सों में आपने एक चीज़ कॉमन देखी कि मैं किसी चीज़ के पीछे पागल था और वो चीज़ मुझे मिली। दो चीज़ें इसमें बताऊंगा आपको। हर एक व्यक्ति अपना ग्रहों का प्रभाव लेके आता है, यानी ज्योतिष विज्ञान को पूरी तरीके से मैं खारिज नहीं कर रहा हूं। फ्यूचर प्रिडिक्शन नहीं बता सकते आप, वो कॉन्सेप्ट जो है वो गलत है पूरी तरीके से। लेकिन भाग्य होता है। भाग्य का मतलब क्या है, मेरी डेफिनेशन सुन लेना, कि हर व्यक्ति एक स्ट्रगलिंग लेवल लेके आता है, संघर्ष का स्तर लेके आता है। किसी को जल्दी से कोई चीज मिल जाती है, किसी को 10 साल मिल जाता है, नहीं मिलती। लेकिन एक रास्ता है जिससे आप इस फितरत को बाईपास कर सकते हो। उस रास्ते के बारे में बताऊंगा, पहले इसको समझ लें अच्छी तरीके से। जब मैं पगला रहा था कुछ होने के लिए, वो क्या था कि मुझे अपने सिंगिंग को बाहर निकालना है, तो 2016 में मैंने उसको मैनिफेस्ट किया। कैसे? जब मेडिटेशन चालू किया। यानी मेरे जीवन में स्ट्रगल बहुत भयंकर लिखा हुआ है, छोटा मोटा नहीं, बहुत भयंकर स्ट्रगल लिखा हुआ है। ये चीज़ मेरी गर्लफ्रेंड भी कहती है कि तुम्हारा, मैंने देखा है कि मेरे को आसानी से चीज़ें मिलती, तुम्हें नहीं मिलती आसानी से चीज़ें। मैंने कहा हाँ, ये बात सही है बिल्कुल। मुझे चीज़ें आसानी से नहीं मिलती हैं, किसी को आसानी से मिल जाती है। ये एक भाग्य होता है, सिर्फ भाग्य का इतना ही मतलब है मेरे लिए, और कोई मतलब नहीं है। ठीक है? क्योंकि होता क्या है, इसका लॉजिकल रीजन जो अभी तक मैं डिटोल पाया वो ये है कि हर व्यक्ति एक ग्रह नक्षत्र में पैदा होता है। उसके अनुसार उसको क्या मिलेगा, उसको क्या नहीं मिलेगा, उसकी जो प्रारब्ध है वो कितना निकलेगा कितना नहीं निकलेगा, वो डिपेंड करता है उस पर। उसकी जो वासनाएं व्यक्त होंगी कि नहीं, वो डिपेंड करता है। इनफैक्ट अगर आप देखेंगे तो 60% पॉपुलेशन बिना जो चाहती है वो हासिल किए हुए मर जाती है। मतलब इस दुनिया में 60% लोग ऐसे हैं जो आजीवन स्ट्रगल करते रहते हैं वो चाहने के लिए, वो जो चाहत है उनकी पूरी नहीं होती। इसका एक रीज़न यही है कि आप एक नक्षत्र में पैदा होते हैं, ग्रहों में पैदा होते हैं। वो ग्रहों का प्रभाव आपके ऊपर पड़ता रहता है, गड़गड़ गड़गड़ गड़, और ये ग्रह आपको भटकाते रहते हैं, भटकाते रहेंगे। आज की डेट में आप सब कुछ अच्छे से कर रहे हो, सब कुछ अच्छे से कर रहे हो। एक मशीन आपने चला दी, मशीन अपना काम कर रही है। अगर आपका ग्रह नक्षत्र खराब है तो मशीन काम कर भी रही होगी तो ऑटोमेटिकली कुछ उसमें बाधा आ जाएगी और अपने आप मशीन बंद हो जाएगी। ये मेन चीज है पूरे पॉडकास्ट की, इसको समझना। कुछ भी आप करोगे, कुछ भी आप करोगे, आप कहोगे तो मशीन है, चल तो रही है, आपके सामने चलती रहेगी। और हर आदमी अगर चल रही मशीन चल रही, मशीन चल रही, मशीन चल रही, मशीन चल रही, आप बाहर जाओगे, आपके पास 2 दिन बाद खबर आ गई मशीन खराब हो गई। आपको ये क्या हो, जो चीज कभी जिंदगी में खराब नहीं हो सकती वो कैसे खराब हो रही है? मतलब कुछ ऐसी परिस्थितियां क्रिएट हो जाएंगी कि आपका वो काम हो ही नहीं पाएगा। इसको बोलते हैं ग्रह नक्षत्र में पैदा होना, और ये आपके साथ भी होता होगा, आई एम श्योर। हो सकता है आप इसको लॉजिकली माने या ना माने, वो मेरे को कोई मतलब नहीं उससे। इसका लॉजिकल रीजन यही है सिर्फ और सिर्फ, अभी तक का जितना मैंने निकाला है। इसको आप बाईपास कर सकते हो मेडिटेशन के थ्रू। जैसे आप मेडिटेशन करते हो, आपके आसपास एक सुरक्षा कवच बन जाता है, जो बाहर के ग्रहों का प्रभाव है वो खत्म हो जाता है आपके ऊपर। और जैसे ही वो खत्म होता है, आप सिर्फ और सिर्फ वही करते हो जो सही चीज, उचित चीज है। आपके साथ सिर्फ और सिर्फ अच्छा होगा, बुरा होगा ही नहीं, बहुत रेयरेस्ट ऑफ। और अगर बुरा हो भी रहा होगा तो ऑटोमेटिकली आप उससे बाहर निकल आओगे।
आप अपने आप बाहर निकल आओगे उस चीज़ से। ये मेडिटेशन करता है। होता क्या है कि मेडिटेशन माइंड में क्लटरनेस खत्म करता है, और माइंड में अगर स्पेस आ गया तो स्पेस हमेशा कहा जाता है, स्पेस जो है वो तंत्र में सबसे ऊपर रखा गया है, आकाश तत्व, स्पेस। इसकी मिस्टिकल साइड बहुत भयंकर है, जो स्पेस तत्व होता है। तो ये हुआ। तो ये सारी चीजें जो भी हैं, एक तो ये कॉन्सेप्ट हो गया कि बाईपास कर देगा मेडिटेशन इसको। अब आपको क्या करना है, एक और कॉन्सेप्ट आपको बताऊंगा जो कि आपको पहले अपनी जिंदगी, आप कहीं भी कुछ भी, कोई भी ऐसे अपने एक्सपीरियंसेस उठाइए, आप लोग अपने आप में, अब मैं आपको दिखा रहा हूं, उसको प्रत्यक्ष प्रमाण करवा रहा हूं आप लोग को। अपने जीवन से कुछ ऐसा उठाइए जहां पे आपने कहा अब मैं हार मान चुका हूं, अब मुझे ये नहीं मिल सकता, या ये नहीं मिल सकती, या मुझे ये काम मेरा नहीं हो सकता, अब मैं हार मान, जहां भी आपने हार मानी हो, घुटने टेके हो, आपने बहुत स्ट्रगल किया हो बहुत टाइम तक, भले ही आपने हो सकता है संघर्ष शारीरिक नहीं किया हो, मेंटली ही किया हो, मेंटली ही आपने किसी चीज़ को चाहा, उसके लिए काम भी करते रहे, सब कुछ किया, लेकिन फिर आपने हार मान लिया, आपने कहा अब नहीं हो पाएगा यार ये। ऐसा होता है कि नहीं होता? आप लोगों के साथ हुआ है? हाँ है ना? हाँ, ठीक है। अब क्या करना है, अब आपको ऐसे कुछ किस्से उठाने अपने जीवन में जो ऐसा हुआ हो, और इसको लिखना ज़रूर नीचे, जिससे बाकी लोगों को भी सच में ऐसा लगे, है ना? क्योंकि आप अगर लिखोगे तो और लोगों को भी लगेगा हाँ नहीं मेरे साथ भी हो सकता है। छोड़ना मत इसको। सिंपल सा सवाल है, जब भी आपने किसी चीज़ में हार मानी है, क्या आपको उस हार के बाद उसी चीज़ में एक उपलब्धि मिली कि नहीं मिली? एक किरण दिखी कि नहीं दिखी? कि कुछ ना कुछ ऐसा मैनिफेस्ट हुआ कि आपको वापस आपके अंदर वो ऊर्जा आई, आपने कहा नहीं अब मैं हार नहीं मानूंगी, ये चीज हो गई है, इसका मतलब ये आगे भी पॉसिबल है। मतलब आपने हार मानी कि अब मैं नहीं कर सकता ये, और आपने कुछ दिन तक उसको रोका और ऑटोमेटिकली वो चीज हो गई। यही मेरे साथ हुआ था। जब मैं इतना स्ट्रगल किया, मुंबई में जाके, यहाँ जाके, वहाँ जाके, बहुत सारे रेडियो स्टेशंस पे गया, बहुत सारे उसमें गया, बहुत जगह गया, मैं अनेकों जगह गया, और उसके बाद जब मैंने फाइनली हार मान ली 2014 में, और मैं अपना पढ़ाई करने लगा, तो ऑटोमेटिकली 3rd ईयर में ये हो गया। और यूट्यूब जो है वो ग्रो करने लगा। उससे क्या हुआ, मेरे पास बहुत सारे व्यूज़ आने लगे। व्यूज़ से ज़्यादा इंपॉर्टेंट था मेरे पास, मान लो 1 लाख व्यूज़ आ रहे हैं तो 1 लाख लोगों ने मेरे गाने सुना, 1 लाख लोगों ने मेरा गाना सुना। ये मेरे लिए जन्नत के बराबर था, जन्नत से कम नहीं था कि मेरा गाना कोई सुन रहा है, मेरी आवाज़ कोई सुन रहा है। काश कोई मरता था इसके लिए कि मेरा कोई गाना सुने, मेरा कोई गाना सुने। और यही हुआ 2016 में, वो मैनिफेस्ट हुआ जब मैंने हार मान लिया, घुटने टेक दिए। जब मैंने हार मान लिया कि मुझे गर्लफ्रेंड नहीं मिल सकती, मुझे नहीं मिल सकता कुछ, तब मेरे जीवन में मेरी गर्लफ्रेंड आई, जो अभी मेरी करंट गर्लफ्रेंड है। सारी लड़कियों ने छोड़ के चली गई, उसके बाद मैं हार मान गया, मैंने कहा अब मैं तो नहीं हो सकता। तब मेरी जिंदगी में आया, जब उम्मीद छोड़ दी आपने उसकी, तो उम्मीद की किरण दिखी। ऑल्दो मैंने आगे उस पर एक्शन खुद ही लिया, कोई यूनिवर्स आके मेरे लिए एक्शन नहीं लेगा। यूनिवर्स क्या करेगा? यूनिवर्स आपका उधारी में है। यूनिवर्स ने क्या किया कि यूनिवर्स में देयर इज समथिंग कॉल्ड एज लॉ ऑफ ट्रांजैक्शन। जब आप इस कर्म भूमि पे आके बहुत ज़्यादा अभ्यास करते हो किसी चीज़ का, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करते हो, संघर्ष करते हो, तो यूनिवर्स को पता होता है कि भाई ये तो बहुत मेहनत कर रहा है, और फिर आप कहते हो अब मैं नहीं कर सकता, मैं हार गया। तो यूनिवर्स क्या करेगा? आपको एक उम्मीद की किरण दिखाता है। वो उम्मीद की किरण कुछ भी हो सकती है। हो सकता है कि मेरे लिए वो था कि यूट्यूब में आइडिया आया कि मुझे यूट्यूब में शेयर करना चाहिए, ये उम्मीद की किरण थी। उस वक्त तो मुझे पता भी नहीं था कि यूट्यूब में ऐसा होने वाला है, लेकिन ऐसा हुआ। क्यों? क्योंकि वो वासनाएं निकलनी थी मेरे अंदर से। और साथ ही साथ जब मेरी गर्लफ्रेंड आई, करंट वाली जो अभी है, उस वक्त भी क्या हुआ कि मेरे मन में था कि अब तो मैं 2 साल एक बहुत गंदे रिलेशनशिप से निकला था, 2 साल हो चुका था मुझे। अब मैं नहीं लड़कियों के चक्कर में पड़ सकता हूँ, अब मैं हार मान चुका हूँ। तब वो मेरे को मिली। डिजिटल मार्केटिंग में भी यही हुआ। एक दिन क्या हुआ, मेरे पास पैसे नहीं थे, और मैं 2020 में बहुत प्रॉब्लमेटिक था, मतलब मुझे कॉलेज जाना था वापस,
और उसी कॉलेज में मुझे मेरी गर्लफ्रेंड मिलनी थी, तो कॉलेज जाने के लिए मेरे पास पैसे नहीं थे, तो मैंने डिजिटल मार्केटिंग कैंपेनिंग चालू करी और मैंने बहुत सारा पैसा कमाया इससे। और एक सेकंड इसको पहले बोलने दीजिए। एक सिंपल सी चीज ये है कि जब आप अपने हथियार टेक देते हो तो आपके साथ ऐसा हुआ कि नहीं हुआ, पहले आपको ये लिखना है। क्या सच में ऐसा हुआ कि जब आपने हार मान ली, और इसको ऐसे मत देखना कि यार मैं तो नहीं मानूंगा, ये तो आप मिस्टिकल बात कर रहे हो, ठीक है, अपने जीवन में ऐसा देखो। और अगर आप अभी बहुत छोटे हो तो 10 साल बाद लिख देना यहाँ पे, मुझे नहीं पता, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो आपके साथ ऐसा हुआ होगा कि कभी कोई एग्ज़ाम में हुआ हो कि एग्ज़ाम में आपको कुछ टॉपिक नहीं मिल रहा हो, जैसे मुझे भी कुछ ढूंढ रहा था, नहीं मिल रहा, और एकदम से फिर जब मैंने छोड़ दिया तब 10 दिन बाद, 15 दिन बाद, 1 महीने, 2 महीने, 4 महीने बाद एकदम से हुआ कि अरे यार आइडिया आया, या किसी ने आके बता दिया, आपके अंदर एकदम से एक पेज खुल गया, ऐसा कुछ हुआ है। तो ये 2 चीज़ें हैं, समझना, आपको लिखना है। इसको बोलते हैं लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन। ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है दोस्तों जो अभी तक मुझे समझ ही नहीं आया कि ये क्यों हो रहा है, पर ये एक ऐसा पैटर्न है जो बन रहा है, और मेरे जीवन में कई बार बना है, क्योंकि मैं बार बार अपनी मेमोरीज में जा जाके सीखता रहता हूं, शेरलॉक होम्स की तरह। तो ये पैटर्न मैं निकाल के लाया हूं आप लोग के लिए, और ये मेरे जीवन में तो पैटर्न बना है, और मेरे आसपास के बहुत सारे लोगों में मैंने रिसर्चेस करी हैं कि उनके जीवन में भी ये सब पैटर्न बना हो। क्या आपके जीवन में ये पैटर्न बना है? अगर बना है तो उस किस्से को लिखिए, वो कहानी लिखिए कि मुझे ये चाहिए, और उसके बाद लिखिए कि हाँ ऐसा हुआ। अगर ज़्यादा लंबा लिखना है तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, मैं उसको व्हाट्सएप ग्रुप पे भी डाल दूंगा, जो हमारा व्हाट्सएप चैनल है उस पर लोगों को दिखा दूंगा। बट येस, दैट इज़ द थिंग। सो ये 2 चीज़ें अगर आप जब लिखोगे तो इसके बारे में और फर्दर इन्वेस्टिगेशन करते हैं। अभी तक मैं इसमें कोई ये नहीं कह रहा हूँ कि ये सिर्फ कुंडली के ग्रह हैं या वो हैं जो भी हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। अभी तक मैं कुछ इसमें लॉजिकल निकाल नहीं पाया हूँ, बट ये एक पैटर्न बन रहा है, ये पैटर्न है भाई साहब, और ये बहुत तगड़ा पैटर्न है। अगर ये पैटर्न सिद्ध हो जाता है तो हमारा पूरा का पूरा जो कॉन्सेप्ट है वो हिल जाएगा, जो भी रियलिटी से रिलेटेड है, कि जो रियलिटी है एक पार्टिकल होता है, पार्टिकल में मॉलिक्यूल्स होते हैं, एटम्स होते हैं, नहीं भैया, और भी चीज़ें हैं, कुछ ऐसी मैजिकल रेल्म्स हैं जो हो सकता है ओपन अप हो। मैं बता रहा हूँ इसमें कुछ तो है, ये पैटर्न बन रहा है, पैटर्न तो सिद्ध है, मेरे लिए तो है, मैं एक्सट्रीम डीप ऑब्जर्वर हूँ, और ये पैटर्न पैटर्न बनता कैसे? कोई एक चीज़ बार बार हो रही हो, बार बार वही चीज़ हो रही, पैटर्न बन गया, ठीक है। चलिए अब मुझे आपका काम है बताना